चड्डा हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि दिल्ली की लड़ाई में कौन जीतेगा। भ्रष्टाचार के आरोप जीतेंगे या फिर फ्रीबीज के वादे जीतेंगे। और इस पे कई सारे बहुत ही दिलचस्प बहस अब तक हुई है। अब हम सतीश जी के पास चलेंगे। सतीश जी, मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से बातें रखी और जो बताई कि कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है, तो मुझे लगता है वापस कांग्रेस सीन में आना चाहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौजूदा माहौल में कांग्रेस किस हद तक माइलेज लेने के पक्ष में है। एक आंकड़ा मैंने निकाला, उसमें यह है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9.7% वोट शेयर मिले थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4.26 वोट शेयर मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में 18.91% वोट शेयर मिले थे। सीट की संख्या तीनों में 0-0 है। देखिए, कांग्रेस को अगर आक्रामक होना होता तो अभी ये अंबेडकर साहब का मुद्दा बहुत तेजी से पकड़ चुका है। तो उसमें तो देखिए, अरविंद केजरीवाल पीछे ही बाबा अंबेडकर का फोटो लगाते हैं, तो वो एक दिखाई पड़ना चाहिए था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें तो ये लगता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांग्रेस जितना ज़्यादा आक्रामक होगी उतना उसका नतीजों पर दिल्ली में असर पड़ेगा। हो सकता है कि इससे बीजेपी को एडवांटेज हो जाए, आप इससे भी इनकार मत करिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने इसलिए पहले भी कहा कि एडवांटेज केजरीवाल है। क्यों है? क्योंकि आप उनके ऊपर मुस्लिम परस्ती का आरोप भी नहीं लगा सकते और ये भी नहीं कह सकते कि ये तीर्थ यात्रा नहीं कराता। और थोड़ा मुझे लग रहा है, मैं बोलते बोलते मेरे में एहसास हो जा रहा है कि मैं कोई पक्ष तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा ऊंचाई पर पहुंची, एमसीडी में 10-11% का वोट शायद आ गया, तो केजरीवाल की सीटें घट गई। लेकिन भाई, कांग्रेस के बाद ऑप्शन क्या है क्या ऑप्शन? बीजेपी के साथ मिल जाएगी क्या? और बीजेपी जो आक्रामकता की बात करते हैं, हाँ, आक्रामक बीजेपी कितना रहेगी मुझे नहीं मालूम। हाँ, इतना मैंने जरूर देखा, अगर वही आक्रामकता, वही चुनाव जीतने का तरीका है, तो अभी तो देख रहे हैं अनुराग ठाकुर को, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें अनुराग ठाकुर और विधूड़ी दोनों दिख रहे हैं। ये अगर मॉडल है तो मैं नहीं कह सकता। तीसरी बात, आपने फ्रीबी का जिक्र किया, उस पर बहस की, उसकी बिजनेस बताई, उसके फिस्कल डेफिसिट बताए। अरे भाई, बिल्कुल डिफॉल्टर का 100 लोगों का लिस्ट निकाला है आरबीआई ने बहुत देर के बाद। उसमें से बड़े वालों से 2 से पैसे वसूल लो ना, आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं कम से कम दिल्ली में तो जरूर पूरा हो जाएगा। 100 डिफॉल्टर का है और 2 लाख करोड़ है शायद, मैंने उतना पढ़ा नहीं। तो बात आज क्या है, सब देते हैं फ्रीबी और एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। भाई, फ्रीबी का डेफिनेशन पे बात होनी चाहिए दलों में। ठीक है ये आपकी बात कि फ्रीबी ठीक नहीं है ठीक, लेकिन ठीक नहीं है तो फिर आम आदमी की जरूरतों को पूरा तो करो। 80-85 करोड़ लोगों को आप अनाज क्यों दे रहे हो फ्री में? आपको क्या अधिकार है देने का? ये तो भी तो जनता के टैक्स से पैसे से जाता है या नहीं जाता? लेकिन बहुत आपने बड़ी बात कही कि फ्रीबी का एक डेफिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। आपको एक बात और बता देता हूं, आप मुझे आज पक्षपाती कह लीजिए, सुन लीजिए आप। नहीं, मैं नहीं कहूंगा आपको पक्षपाती, बाकी लोग कह दें तो अलग बात है। नहीं, मुझे मत कहिएगा, मैं हूं भी नहीं। राशन का फ्री देने का बढ़ाने की बात बाद में प्रधानमंत्री जी ने 27 तक बढ़वा दिया, 28 तक, पता नहीं कै साल तक है ना। वो फ्री भी नहीं है, पहले तो उसको वो भी घसीटते भी थे, लेकिन सबसे पहले फ्रीबी राशन का बढ़ाने का किसने किया था घोषणा और किसने चिट्ठी लिखी थी? मुझे मालूम है किसने लिखी थी, आप लोग पता कर लीजिए। चलिए, तो ये हर्षवर्धन जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। एक सवाल आपसे पूछूं कि ने बहुत ही दिलचस्प सवाल छेड़ दिया है, वो बहुत ही गंभीर भी है कि फ्रीबीज की डेफिनेशन होनी चाहिए। और आपको याद होगा, शायद आपने उस टाइम ट्वीट वगैरह भी किया था, जहां तक कि मुझे याद है कि चुनाव आयोग ने एक कंसल्टेशन पेपर टाइप से जारी भी किया था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो चुनावी वादे आप कर रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे, उसका एक रोड मैप भी साथ में बताइए। हालांकि कोई पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं उस पर कुछ दे पाई या फिर पूरा प्रपोजल ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन इस तरह की कुछ बातें आनी चाहिए सामने। क्यों नहीं, निश्चित तौर पर आनी चाहिए। और देखिए, एक तो ये कि सरकार का मतलब ही लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी समाज की अवधारणा को पूरा करने वाली, ये एक मतलब बड़ा सीधा सा है। और उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि आपको जहां लगता है कि कमजोर लोग हैं उनको आप हाथ पकड़ते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं,
तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि सब महिलाओं को मुफ्त करेंगे, यात्रा मुफ्त करा देंगे, सबके खाते में ये डाल देंगे, टिकट सबको ऐसे मिलेगा, तो वो बेईमानी है, वो एक तरह से रिश्वत है जो पार्टियों को बड़ी आसानी से लगने लगता है। और जो ज्यादा कमजोर नेता होता है वो ज्यादा रिश्वत मॉडल पे चलता है। उसको कुछ भी कहे, रेवड़ी कहे या कुछ भी कहे, लेकिन इसे बेईमानी और रिश्वतखोरी कहते हैं। जो हालांकि इसमें हर जी मेरी एक छोटी सी राय ये है कि रिश्वत कोई 1 रुपए का दे या फिर रिश्वत 100 रुपए का दे, जब रिश्वत पर उतर ही गए तो कोई जो आगे निकल जाए वो ज्यादा, जो जीता वही सिकंदर टाइप से रहेगा। मैंने पहली टिप्पणी में भी बोला तो फिर बोल रहा हूं, कोई पार्टी बची नहीं है। उनको जरा सा अवसर लगता है, हर पार्टी ये काम कर रही है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। क्या महाराष्ट्र में नहीं भारतीय जनता पार्टी में किया, क्या हरियाणा में नहीं किया, क्या मध्य प्रदेश में नहीं किया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मॉडल था, वो अपने रास्ते से भटकी है। खैर, जो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों को ये सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, पार्टियां तो सोच नहीं रही। पार्टियां सोचेंगी तो एक आदमी खड़ा होकर कह देगा कि अरे मैं तो रेवड़ी दे रहा हूं और फलाना जी रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सचमुच सोचना चाहिए देश को कि ये नेता लोग दे किससे रहे हैं। ये कहते हैं कि अरे हम तो आपको दे रहे हैं, फिर कहेंगे अरे हम तो आप ही का पैसा आप ही को दे रहे हैं। फिर पता चलता है कि बेईमानी करते करते खजाना खाली होता चला जा रहा है। और खजाना अगर खाली नहीं हो रहा है तो बताइए ना, क्यों भगवंत मान सरकार बनने के दूसरे दिन उड़कर आए तो प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, कहे 1 लाख करोड़ दे दो। और ये खबर भी बताइए ना, थोड़ा मोटा मोटा चलाई, कि दिल्ली सरकार ने जो नेशनल स्मॉल सेविंग है उस फंड से पैसा मांगा जिसका सर्वाधिक ब्याज होता है, कहे सरकार चलाने के लिए पैसा दे दो। एक तरफ सरकार चलाने अभिषेक जी साथ में एक और बात जोड़ दूं कि जो दिल्ली में 4th फेज का मेट्रो था उसके लिए बजट घटा दिया आम आदमी पार्टी ने। तो जो इस तरह के कल्याणकारी सस्ती लोकप्रियता वाली चीजें उस पर खर्च करेंगे तो जाहिर तौर पे ग्रैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चीजें बनाने में पैसे की दिक्कत तो होगी। सड़कें नहीं बन रही है। इन्होंने बहाना लिया कि अरविंद जी दिल्ली में, क्या अरविंद जी रोड रोलर चला? जवाब कमाल है। ठीक है, अभिषेक जी के जवाब ले लेते हैं। हर जी का जवाब ले लेते हैं। नहीं, बताइए अभिषेक जी। अभिषेक जी बताइए। भाई ये तुम्हारे तय करने से थोड़ी ना होगा। नहीं, हाँ, ये अभिषेक बताएं। वो दिख रहा है आपकी भाषा से दिख रहा है। और कोई तरीका तो है नहीं। अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, लेकिन इस तरह की मुझे बोलने दीजिए, पहले सोचो जरा, ठीक है ना? ये बोलने का तरीका है। ये बेईमानी करके पार्टी उसका कहेंगे कौन प्रवक्ता है कौन नहीं। हर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस मुद्दे पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी घेरा। हर जी हो गया, हमने सफाई दे दी इनको। एक अभिषेक तिवारी की बात लेते हैं। हाँ, अभिषेक जी बोलिए, जवाब दीजिए। अभिषेक जवाब दीजिए। हर जी 1 मिनट इनके जवाब ले लेते हैं। हर जी पानी नहीं दे पाई ये सरकार, 10 साल हो गए। हर जी इनका जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट हर जी शांत हो जाइए, 1 मिनट इनका जवाब लेते हैं। अभिषेक जी अब बोलने दीजिए। हाँ बोले जी। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। चलिए, एक चीज तो तय है कि दिल्ली के अंदर एक चीज तो तय है, दिल्ली के अंदर शराब नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। एक घोटाला जरूर शराब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने किया। शराब के आड़ में इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लिया, वो सबसे बड़ा घोटाला है, आपके सामने है। और चंदा लेकर के उनको जमानत देने का कार्य किया, किसी से छुपा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली दूसरे राज्यों से जो अरविंद केजरीवाल जी पहले भी कहते आए हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो रेवड़ी कल्चर है उसके पक्ष में है, जो रेवड़ा कल्चर है उसके विपक्ष में है। अरविंद केजरीवाल जी जनता को रेवड़ी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी रेवड़ा देते हैं। दिल्ली में जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो देने के बावजूद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे शानदार कार्य किए हैं। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, कोई एक राज्य बताइए जितना इंफ्रा पे काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया, जो वो कोई एक राज्य बताइए जिसमें आपने किया है। हमने लगभग फ्लाईओवर बनाए पिछले 10 सालों में, 10,000 सड़कें बनाए, 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का कार्य किया। हमने रोजगार देने का कार्य किया, हमने जॉब क्रिएट यहां पे किया। लगभग 20 लाख रोजगार अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में दिया। हमने लगभग 22,000 से ज्यादा स्कूल के कमरे बनाए। हमने 9,000 से ज्यादा हॉस्पिटल के बेड बढ़ाने का कार्य किया। 533 मोहल्ला। चलिए, बहुत अच्छी बात अभिषेक जी, आपने पूरा एक डेटा रखा। हाँ, आपने डेटा रखा, अच्छी बात है जी। ठीक है रोहन जी, इसी तरीके से डेटा का जवाब डेटा के आधार पर दीजिए, तथ्यों के आधार पे। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है अभिषेक जी, तो समय थोड़ा सा कम है, तो रोहन जी से जवाब लेता हूं मैं बिल्कुल आप ही के सारे मुद्दों पे। 30 सेकंड लक्ष्मण जी, अभी कोई छूट की घंटी होती
दिल्ली के अंदर हमने करके बजने लग गई होगी। इतना झूठ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पे बोला। अब चुप रहिए अभिषेक जी, आपका समय हो गया। अभिषेक जी ठीक है, अभिषेक जी आपकी बातों को रख लिया गया है, 1 मिनट भाजपा को बोलने दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। अभिषेक जी को शांत किया जाए। रोहन गुप्ता आप 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। पूरा झूठ बोला है। कहते हैं कि कोई शराब कांड नहीं हुआ। अरे आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चार्जशीट फाइल करके कहा है कि आप सीएम का पद नहीं ले सकते। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत किसने लिया शराब घोटाले में? ये तरीका नहीं है। शराब के नाम पे पूरे किसने देश लिया? की जनता देख रही है। नहीं लक्ष्मण जी आप करेक्ट करिए। झूठ मांग रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने लिया कि नहीं लिया? मैं नहीं बोला हूं ना। इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने लिया कि नहीं लिया? अभिषेक जी आपने जो बातें कही उसी बात को दोहरा रहे हैं, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? डिबेट में लोगों को, दर्शकों को सुनने दीजिए। आपने जो बातें कही उसका काउंटर लेने दीजिए। ये जो झूठ परोस रहे हैं, ये कहना कि कोई कांड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकायदा बेल दिया उसमें कहा कि आप सीएम हाउस में नहीं जा सकते, और झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। कौन सा चौथा मेट्रो का फेज रुक गया? कौन सा बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुआ? नहीं हुआ। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम साथ साथ हैं, अब हम अपने हैं कौन? ये जो तरीका है इनका डिबेट करने का, लक्ष्मण जी इनको चुप करवाइए। ये दूर भाग रहे हैं। अनुज आत्रे जी कुछ बोलना चाहते हैं। अनुज आत्रे जी बोलना चाहते हैं। एक मिनट अनुज आत्रे जी को जोड़ता हूँ। आप दोनों शांत हो जाइए। अनुज आत्रे जी बोलिए। मेरी बात को खत्म अभी ये दोनों ही हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के और आम आदमी पार्टी के। एक मिनट रोहन जी, अनुज जी बहुत कम बोलते हैं, उनको बोलने दिया जाए। शराब मामले में दोनों के दोनों अपना दामन साफ पाक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए। आपका बहुत लंबा भाषण हो गया है, अब आप सुन लीजिए। आपका नाम रोहन जी एक मिनट सुन बोलने लीजिए। दीजिए। नहीं रोहन जी एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट लक्ष्मण जी, मैंने आपको बोलने दो। ये जो झूठ बोल धन्यवाद रहे हैं, लक्ष्मण जी। सरासर हाँ, जो जरा झूठ मुझे बोल रहे हैं, इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? मेट्रो अपने ऐसा करते हैं अनुज जी, एक मिनट रुक जाए। रोहन जी करेंगे आप लोग लोकसभा में। ऐसे में आप दोनों लोग बोलेंगे तो शो कैसे चलेगा? इन दोनों को शांत कर दीजिए। रोहन जी को, अभिषेक जी को शांत कर दीजिए। अनुज जी के पास चलते हैं। हाँ अनुज जी बोलिए। हाँ धन्यवाद लक्ष्मण जी, धन्यवाद आपका। देखिए ये दोनों के दोनों साथी प्रवक्ता अपना दामन पाक साफ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं शराब घोटाले में। हकीकत ये थी कि दोनों ही दल उसमें मिले हुए थे। आज ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े हैरानी हुई बाल बोला कि इन्होंने शराब कोई घोटाला ही नहीं हुआ। अगर शराब नीति आपने जो नई बनाई थी इतनी अच्छी थी तो आप ये बताइए आपने 6 महीने में क्यों वापस ले ली? कहीं ना कहीं आपके मन में चोर की दाढ़ी में तिनका था। और सुन लीजिए मेरी बात, 144 करोड़ रुपए का शराब ठेकेदारों का जो है इन्होंने लाइसेंस। कहाँ गए थे अनुज जी? अरे यार सुन लीजिए दामन कैसे साफ हो गया? सभ्यता। रोहन जी एक मिनट रुकिए। आप आप की बात को रख रहे हैं। अनुज जी आप की बात को रख रहे हैं। तो मैं आया ही नहीं हूँ, आप क्यों बौखला रहे हैं? देखिए 144 करोड़ रुपए का जो है लाइसेंस भी इन्होंने माफ की, जो चीफ सेक्रेटरी ने जिस पे ऑब्जेक्शन उठाया शराब ठेकेदारों का। 2.5% से कमीशन बढ़ा के 12% करा दिया इन्होंने इसी में, कि ताकि उनको ज्यादा मुनाफा हो और रेवेन्यू ज्यादा इनके पास जाए और सरकार का रेवेन्यू कम हो। ये कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अगर शराब नीति ठीक थी तो ये इन्होंने वापस के लिए सबसे पहली बात की है। मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी, मोहल्ला अपने शराब के ठेके खोल करके रख दिया था, जिसके कारण जो है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम इनके नेता जो है जेल की हवा खा करके अब बेल में बाहर आए हैं। और उसी का कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगाई थी। टेक्निकली देखा जाए तो आज केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं हो सकते अगर गलती से चुनाव जीत भी गए, क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ना ऑफिस जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं। दूसरा मैं अब आता हूं कि देखिए ये जो आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी उस समय मिली हुई थी, जो हमने शिकायत करी है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। जो दुकानों को लाइसेंस दिए गए थे ये भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस का आवंटन किया और इन्होंने एमसीडी के साथ मिलकर के लाइसेंस दिए। एक भी इनके 3 मेयर दिल्ली में, 7 सांसद इनके, 150 से ऊपर इनके निगम पार्षद, 7 एमएलए, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। चुपचाप विधानसभा से उसको पारित कर दिया गया। एलजी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए। कांग्रेस पार्टी, हम ना सदन में थे ना हम कहीं थे, बावजूद उसके हमने जाकर के इसको कंप्लेंट की। हमारे देश के अध्यक्ष ने जाकर के दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट की, एलजी महोदय के पास कंप्लेंट की, तो जाके ये खुलासा हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। अनुज जी अब शो का समय खत्म हो रहा है हमारे पास, तो हमें आपको बीच में रुकना पड़ेगा। और इसी के साथ आप सही मेहमानों का मैं नहीं, अब जवाब लेने का समय है नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों ने अपनी अपनी बातें अच्छे से रखी, सबको बराबर समय मिला है, बहुत समय मिला है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप और फ्रीबीज में कौन जीतेगा।
तो फ्रीबीज भी हर कोई बांटता है। अभी आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरी पार्टियां शुरू करें। भ्रष्टाचार का आरोप हर किसी पे लगता है, तो अब जनता को चुनना है कि इसमें से कौन उनके हित की बात करेगा जीतने के बाद। इसी के साथ आवाज़ अड्डा को देते हैं यही विराम। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।